गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। बीए बीएससी थर्ड ईयर। कल हमने बात की थी मालवा का पठार। कल किसकी बात की थी? मालवा का पठार। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार। देखिए क्या है, आपने देखा होगा कि मालवा का पठार बुंदेलखंड, ये आपका यहाँ है बुंदेलखंड। स्थिति देखिए मैप में बुंदेलखंड। तो जो बुंदेलखंड का पठार है, मालवा के उत्तर पूर्व में यह हमारा मालवा है। इसके उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? बुंदेलखंड का पठार स्थित है। यमुना नदी के निकट यह पाया जाता है। यमुना और इसमें एक नदी है चंबल और दूसरी नदी है यमुना। चंबल किस में मिलती है? यमुना में। और फिर ये किस में मिलती हैं? गंगा में। तो जो चंबल और यमुना है, इन दोनों नदियों ने बड़े बड़े बीहड़ खंड का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? बीहड़ खंड का। तो इन्होंने क्या किया? भूमि को असमतल तथा अनुपजाऊ बना दिया। असमतल तथा अनुपजाऊ बना दिया। जो बीहड़ खंड होते हैं वो क्या होते हैं? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बहा ले जाते हैं और जिससे भूमि क्या हो जाती है? असमतल हो जाती है। और जब मिट्टी की ऊपरी परत हटा दी जाती है तो मिट्टी किस प्रकार की निकल आती है? अनुपजाऊ मिट्टी वहाँ पर निकल आती है। बीहड़ खंड का निर्माण कर दिया, भूमि कैसी हो गई? असमतल हो गई, अनुपजाऊ हो गई। और इसी के दक्षिण में हमारे पास कौन सी श्रेणी है? विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी इसी के दक्षिण में स्थित है हमारे पास विंध्यन श्रेणी। अब जो विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी, इसको जो विंध्यन श्रेणी है बात करते हैं, जो इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 600 मीटर। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो बुंदेलखंड है वह नीच चट्टानों से बना है। कौन सी चट्टानों से बना है? नीच चट्टानों से वह बना है। और जो विंध्यन या विंध्याचल हम इसको बोल सकते हैं। पश्चिमी भाग को हम बोलते हैं भारनेर। इधर हमारा पश्चिमी भाग है, इधर पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग को बोलते हैं भारनेर, मध्य भाग को बोलते हैं विंध्यन और पूर्व की ओर जो हमारा भाग है उसको बोलते हैं हम कैमूर। अलग अलग क्षेत्र में स्थानीय नामों से इसको जाना जाता है। पूर्वी जो विंध्यन श्रेणी है उसको कैमूर कहा जाता है, मध्य को विंध्यन श्रेणी ही कहा जाता है और पश्चिम में जो स्थित है उसको क्या कहा जाता है? भारनेर। इसके जस्ट दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। नर्मदा एक भ्रंश नदी है, भ्रंश घाटी में होकर बहती है और जवारनद मुख का निर्माण करती है। जवारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। कह सकते हैं कि हम डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जो नर्मदा नदी है इस विंध्यन के दक्षिण में स्थित है। उस इस नर्मदा के दक्षिण में है सतपुड़ा स्थित है, जिसका हम वर्णन करेंगे दक्कन के पठार में। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जबलपुर के निकट, जबलपुर एक जगह का नाम है, उसके निकट जो नर्मदा नदी है उस पर एक जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात होता है जल का ऊपर से नीचे गिरना। तो कौन सा है? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात का नाम क्या है? धुआंधार। कि जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है धुआंधार। और जलप्रपात क्या होता है? जल का ऊंचाई से नीचाई पर गिरना, तब उस स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं कि कौन सा जलप्रपात? कि धुआंधार जलप्रपात का यहाँ पर निर्माण होता है। पश्चिम में बह जाती है और अनेक
अन्य छोटे छोटे जलप्रपातों का वह निर्माण करती है। जो विंध्यन की यह श्रेणी है 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि पूर्वी भाग में कैमूर, मध्य में विंध्यन तथा पश्चिमी भाग में इसको भारनेर के नाम से जाना जाता है। जो बुंदेलखंड है, प्राचीन जो नीस चट्टानें हैं उनसे इसका निर्माण होता है। इसके ही दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। मालवा की बात करें, मालवा के उत्तर पूर्व में कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है और इसी के पूर्व में बघेलखंड का पठार है। नीस जैसी चट्टानों से बना हुआ है। चंबल और यमुना इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो बीहड़ खंड का निर्माण करती हैं, भूमि को असमतल बना देती हैं तथा उसके उपजाऊ जो शक्ति है वह नष्ट हो जाती है। नीस जैसी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। 300 से 600 मीटर की औसत ऊंचाई पाई जाती है। इसी के दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्व में कैमूर, मध्य में विंध्यन और पश्चिमी भाग में भारनेर के नाम से इसको जाना जाता है। इस विंध्यन श्रेणी की जो लंबाई है 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई में विस्तृत है और इसी के पूर्व में इसको भारनेर, विंध्यन और पूर्व में कैमूर के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण में एक संकीर्ण गहरी घाटी से एक नदी बहती है। नदी का नाम है नर्मदा, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है कि भारत की ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? एक है नर्मदा और इसके जस्ट नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती। तो जो 2 नदियां हैं वो क्या है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं? ज्वार नदमुखी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट एक जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा इसमें छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में सबसे धनी छोटा नागपुर पठार कौन कौन से जिलों में स्थित है? एक तो है वेस्ट बंगाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी बंगाल। इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी बंगाल। दूसरा है झारखंड। 2 राज्य हैं जिनमें यह स्थित है। यहाँ की जो मुख्य नदी है सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर और महानदी है, इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। जो महानदी है वह इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर और महानदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और जो महानदी है वह इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। आगे हम बात करें, ये देखिए, बात करते हैं कि सोन नदी है वो पठार के उत्तर पश्चिम में बहती है। दामोदर नदी है इस पठार को मध्य से विभाजित करती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। महानदी है इस पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। जो महानदी है इस पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है, जबकि उत्तरी सीमा राजमहल की पहाड़ियाँ बनाती हैं। इसकी उत्तरी सीमा क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ। सोन नदी बात करते हैं। दामोदर नदी मध्य में बहती है, इस पठार के पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, जबकि सोन नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। महानदी है इस छोटे नागपुर का जो पठार है इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, जबकि छोटे नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा राजमहल पहाड़ियाँ बनाती हैं। इसमें 2000 मीटर गहराई के निक्षेप पाए जाते हैं। यह क्षेत्र
खनिज संसाधनों में धनी है। किस प्रकार का है? विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो यह खनिज संसाधनों से धनी है। जो निक्षेप पाए जाते हैं कौन से काल के हैं? गोंडवाना लैंड काल के निक्षेप पाए जाते हैं कि 2000 मीटर तक के इसमें निक्षेप पाए जाते हैं। गोंडवाना लैंड काल के निक्षेप पाए जाते हैं और यह जो क्षेत्र है वह क्या है? खनिज संसाधनों से धनी है। इसका जो पश्चिमी भाग है उसको कहा जाता है पाट। छोटे नागपुर के पठार के जो पश्चिमी भाग है इसको किस नाम से जानते हैं? पाट के नाम से इसको जाना जाता है। और जो दामोदर है इस वाले क्षेत्र में छोटे बड़े पर्वत और पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। दामोदर नदी के उत्तर में जो पठार पाया जाता है हजारीबाग, एक है हजारीबाग और दूसरा है कोडरमा। आपने खनिज संसाधनों का पढ़ा हो तो ये कोडरमा भी आता है कि हमारे यहाँ पर ये प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? रांची का पठार स्थित है। अब बात आती है कि जो छोटे नागपुर का पठार है उसका जो पश्चिमी भाग है उसको हम क्या कहते हैं? पाट के नाम से उसको जाना जाता है। और जो दामोदर नदी जहाँ बहती है उस क्षेत्र में छोटे बड़े पर्वत पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। दामोदर नदी के उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार तथा कोडरमा पठार पाया जाता है, जबकि दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार पाया जाता है। इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वह पार्श्वनाथ है। कौन सी है? पार्श्वनाथ सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो 1365 मीटर ऊंची है। छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ है जो 1365 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई पाई जाती है। खनिज संसाधनों में धनी है और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। छोटा नागपुर का पठार है मुख्य रूप से 2 राज्यों में स्थित है, एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है हमारा झारखंड। नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? सोन नदी, स्वर्णरेखा, दामोदर और महानदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। महानदी छोटे नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है, जबकि राजमहल की पहाड़ियाँ उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। छोटे नागपुर के पठार के पश्चिमी भाग को पाट कहा जाता है, पाट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी पार्श्वनाथ है जो 1365 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अनेक नदियां बहती हैं। सोन नदी उत्तर पश्चिम में बहती है और आगे किस में मिल जाएगी? यमुना में मिल जाती है। सोन नदी गंगा में मिलती है। सोन नदी आगे बहकर किस में मिल जाएगी? गंगा में मिल जाएगी। और हमारे यहाँ छोटे नागपुर के पठार के मध्य से पश्चिम से पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है, जबकि महानदी छोटे नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। इस नदी के आसपास छोटे पर्वत और पठार पाए जाते हैं। इस दामोदर नदी के दक्षिण में जो पठार स्थित हैं, हजारीबाग, कोडरमा का पठार, ये पठार पाए जाते हैं, जबकि इस नदी के दक्षिणी भाग में रांची का पठार पाया जाता है। आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र जो है 2000 मीटर तक उसमें निक्षेप पाए जाते हैं, गहराई तक उसमें निक्षेप पाए जाते हैं। कौन से काल के निक्षेप पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड काल के उसमें निक्षेप पाए जाते हैं। और यह जो छोटा नागपुर का पठार है खनिज संसाधनों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न यह क्षेत्र संपन्न है। ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट छोटा नागपुर का पठार। इसमें 2 आप बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। एक में तो आप यहाँ दिखा देना पाट और सर्वोच्च चोटी दिखा देना पार्श्वनाथ, कितनी 1365 मीटर। दूसरा ये छोटा नागपुर पठार दिखा देना। उत्तर में क्या दिखाओगे? राजमहल की पहाड़ियाँ। और दक्षिण में महानदी। सही है। बीच में से कौन सी नदी? दामोदर नदी।
और इधर कौन सी दिखाओगे, सोन नदी। सही है। एक तीसरा और बना सकते हो जिसमें क्या दिखाओगे, ये दामोदर आ गया, हजारी कौन सा था, हजारीबाग का पठार और कोडरमा, और नीचे कौन सा पठार था हमारे पास, रांची का पठार, रांची का पठार। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इस अकॉर्डिंग आप नोट्स भी बना सकते हैं और अपनी बात को प्रदर्शित भी कर सकते हैं। छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मेघालय के पठार की। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार हमारे यहाँ ही स्थित है, लेकिन भाग किसका है, प्रायद्वीप का। आप ये सोचो कि मेघालय आपका यहाँ स्थित है तो हिमालय पर्वत या गंगा के मैदान का भाग होगा, किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि मेघालय का पठार किसका भाग है, तो हम बताएंगे उसमें आंसर किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। एक मालदा गैप था, क्या था, मालदा गैप। कल भी हमने इसकी बात की थी कि इधर से ये और इधर से ये, मेघालय पठार और इधर से छोटा कह सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, बीच में एक गैप था जिसको मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। दोनों ने क्या किया, निक्षेप किया, मिट्टी का जमाव किया और इसको गैप को क्या कर दिया, उन्होंने भर दिया। इस गैप को क्या कर दिया, उन्होंने कवर कर दिया, इसलिए यह भाग हट के वहाँ पहुँच गया और जिसके कारण बीच में कौन सा गैप आता है, मालदा का गैप आता है, मेघालय पठार और छोटे नागपुर के जो पठार है हमारे इसके मध्य में। तो भाग किसका है, हम बात करें तो भाग हम कहेंगे कि जो मेघालय है वह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और किस प्रकार की है, समतल भूमि है और भ्रंश हुआ, उस भ्रंश के कारण प्रायद्वीप का एक भाग वहाँ से मालदा गैप से अलग हो गया और मेघालय पठार का निर्माण हो गया। इसका क्षेत्रफल है 35,291 वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करें तो 610 से लेकर 860 मीटर के लगभग इसकी औसत ऊंचाई पाई, 1860 के लगभग इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। अब बात करें कि इस पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी पहाड़ियाँ सीरीज से आती हैं कि पश्चिमी भाग में जो स्थित हैं इन सभी को क्रम से याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया, रेगमा, मिसमी और रेगमा, मिसमी और रेगमा, ये सारी तो हैं हमारे पूर्वी भाग की पहाड़ियाँ और ये है हमारे मेघालय के पश्चिमी भाग की पहाड़ियाँ। चित्र बना सकते हो आप इसका कि जो मेघालय का पठार है अनेक पहाड़ियाँ स्थित हैं, उसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और रेगमा। जो गारो है वह मेघालय पठार के पश्चिम में स्थित है, जबकि खासी, जयंतिया, मिसमी और रेगमा ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, इन चट्टानों से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। और इस श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है शिलोंग का पठार, क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी है जो 1961 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। मेघालय पठार की बात करी, गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और रेगमा। गारो मेघालय पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है, बाकी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये क्या हैं, मेघालय पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। शिलोंग पठार जिसकी ऊंचाई 1961 मीटर है, मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर है। ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट ये चट्टानें वहाँ पर पाई जाती है। 35,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या पाया जाता है, इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। मालदा गैप के कारण
प्रायद्वीपीय भाग से मेघालय अलग हुआ, लेकिन जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि की जो हमने बात की थी, इन सभी टॉपिक्स पे हमने बात की। आगे बात करेंगे हम दक्कन के पठार की। रटना नहीं है, आपको समझना है। आप इसकी स्थिति देखें और उसके बाद क्या करना है, हमें उसका वर्णन करना है। आपको स्थिति पता है, इसकी स्थिति है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, मालदा गैप से अलग होता है। आगे हम बात करें दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार जिस चीज़ का हमने वर्णन किया था उसको छोड़ दीजिए, उसके भाग नीचे का जितना भी भाग है किस में आएगा, दक्कन के पठार में। अब हम बात करें यहाँ कौन कौन से राज्य स्थित हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जो जो स्टेट हैं उन सब का नाम लिख देंगे हम कि जो दक्कन का प्रायद्वीप है इसमें ये सारे शामिल हैं। अगर हम प्राकृतिक सीमा की बात करें तो त्रिभुज के आकार में है। आपने देखा होगा कि जैसे इस प्रकार की हमारी स्थिति है तो किस आकृति में है, यह है त्रिभुज के आकार में है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, मैकाल और राजमहल की पहाड़ियाँ, इन सभी के मध्य फैला हुआ है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। इधर से लगा लो आप, सतपुड़ा, आगे मैकाल, छोटा नागपुर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन सब के मध्य में यह फैला हुआ है। बताया क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका ये छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा, नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा यह निर्मित है। कौन सी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा यह निर्मित हुआ है। लावा के जो निक्षेप हैं 2000 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं और इससे भी अधिक गहरे पाए जाते हैं। रवेदार चट्टानें, प्राचीन जो रवेदार चट्टान है उससे क्या हुआ है, इस दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है और जिसको हम निम्न भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है हमारा सतपुड़ा, महाराष्ट्र पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य। ये जो दंडकारण्य है ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, कहाँ पर स्थित है, क्या कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी भाग में स्थित पूर्वी घाट, पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री पूरा विस्तृत है। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, सतपुड़ा श्रेणी की। फर्स्ट हमारा टॉपिक है सतपुड़ा श्रेणी। एक बार चित्र बनाती हूँ, देखिएगा। ये था हमारा विंध्यन श्रेणी। इसके बाद आती है हमारा नदी थी एक, कौन सी नदी थी, नर्मदा। उसके बाद आता है सतपुड़ा और इसके नीचे आती है नदी कौन सी, ताप्ती नदी। सतपुड़ा कह सकते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य का क्षेत्र, मध्य जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसको हम क्या कहेंगे, सतपुड़ा की श्रेणी। कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो स्थित है उसको हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। देखिए क्या है, इस सतपुड़ा श्रेणी को ही यहाँ किस नाम से,
सतपुड़ा, यहाँ महादेव और यहाँ मैकाल। ठीक है, जैसे हमने विंध्यन का किया था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। सही है। मैकाल हम कह सकते हैं इसके जो पूर्वी विस्तार है मैकाल की पर्वत श्रेणी तक है, पश्चिमी विस्तार है सतपुड़ा तक है। आगे बात आती है कि इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। और स्थित कहाँ है? महादेव। कौन से में? महादेव जो श्रृंखला है उसमें स्थित है। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। बात करें सेकंड कि दूसरी मुख्य चोटी कौन सी है, तो दूसरी जो मुख्य चोटी है उसकी अगर हम बात करें तो मैकाल पर स्थित है और है अमरकटक। कौन सी है? अमरकटक। लेकिन इस सतपुड़ा की दूसरी मुख्य श्रेणी है। प्रथम कौन सी है? सर्वोच्च धूपगढ़। और सेकंड जो श्रेणी है वो कौन सी है? अमरकटक। आपने देखा होगा अमरकटक से बहुत सी नदियाँ भी निकलती हैं, सोन और उसके साथ नर्मदा, तो ये सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अब बात आती है कि जो सतपुड़ा श्रेणी है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वी भाग जो उसका विस्तार है मैकाल श्रेणी के रूप में, मध्य महादेव श्रेणी तथा जो पश्चिमी भाग है सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। 1350 मीटर है। जो धूपगढ़ है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, जो कौन सी श्रृंखला में स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। दूसरी जो मुख्य चोटी की बात करें अमरकटक है और इसकी जो ऊंचाई है 1066 मीटर है। दूसरी मुख्य चोटी कौन सी है? अमरकटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर। इसी के समीप कौन सी नदी बहती है? उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? पहले तो बात करते हैं सोन और किसकी? नर्मदा की। नर्मदा कहाँ गिरेगी? अरब सागर में, कच्छ की खाड़ी में। सोन नदी भी इसी क्षेत्र पर बहती है और इसी की सहायक नदी है जो धूपगढ़ है। इसके समीप एक जगह का नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी। और है कहाँ ये जो? तो जो पंचमढ़ी है ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। किस प्रकार का स्थान है? स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। और यह स्थित कहाँ है? एमपी में। एमपी में मध्य प्रदेश। बात करें जो नर्मदा है उसी के ढालों पर या उसी की सहायक नदियाँ वैनगंगा, वृद्धा और ताप्ती नदी इस क्षेत्र में बहती हैं। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इससे ऊपर नर्मदा नदी तथा सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। दोनों पहाड़ियों के बीच संकरा क्षेत्र है, इसलिए यह दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी के रूप में बहती हैं। किसके रूप में बहती हैं? भ्रंश घाटी के रूप में बहती हैं। डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि किसका निर्माण करती हैं? यह भ्रंश घाटी नर्मदा जो नदी है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। और कह सकते हैं हम कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरिया ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पठार की। सेकंड महाराष्ट्र का पठार। इसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।